ये है हमारा सोलर सिस्टम। आज का नहीं, आज से कुछ बिलियन साल बाद का। और ये है हमारा यूनिवर्स। ये एक ब्लैक स्क्रीन नहीं है, ये हमारा यूनिवर्स है जहां कोई भी तरह की लाइट्स नहीं है, कोई भी तरह का मैटर नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होगा कैसे? हमारे सोलर सिस्टम का एंड हमारे स्टार के एंड के साथ होगा। जब हमारे सन का फ्यूल खत्म होगा तब सन की कोर कोलैप्स होगी और जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगी वो उसकी आउटर लेयर को एक्सपैंड करेगी, जिसकी वजह से हमारा सन एक रेड जॉइंट बन जाएगा जो सिस्टम में मौजूद मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स को निगल जाएगा। अभी हमारा सन मर चुका है, इसकी बची एक कोर का साइज हमारी अर्थ जितना है। आजू बाजू बचे हुए ये क्लाउड्स धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं स्पेस के इस जमा देने वाले टेम्परेचर में। इस चीज का एक सॉलिड एग्जांपल है अर्थ से 400 लाइट ईयर्स की दूरी पर। ये एक डेड सोलर सिस्टम है। इसे हम कह सकते हैं स्पेस में प्लैनेट्स का कब्रिस्तान। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये सच है। और ऐसा सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के साथ नहीं होगा, ऐसा यूनिवर्स में मौजूद हर एक स्टार के साथ होगा। मतलब हर एक सोलर सिस्टम के साथ होगा। और ये अपने पीछे बची हुई कोर छोड़ जाएंगे, जिनमें से कुछ ब्लैक होल्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स, और इनमें से 90% से ज्यादा वाइट ड्वार्फ स्टार्स होंगे। टाइम के साथ जैसे जैसे यहाँ पर स्टार्स डेड होंगे वैसे वैसे ये कॉस्मोस एक काली अंधेरी रात में बदल जाएगा, जहां शायद कोई भी स्टार देखने को ना मिले। जैसे जैसे यहाँ पर स्टार्स खत्म होंगे वैसे वैसे प्लैनेट्स की बाउंड्री पर रह रही किसी भी तरह की लाइफ यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। यूनिवर्स में बचे लास्ट स्टार्स ये वाइट ड्वार्फ स्टार्स ही होंगे। ये उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट जनरेट करेंगे जितना क्लियर स्काई में हमारा फुल मून दिखता है। अगर यहाँ पर कोई सरवाइव करने वाली सिविलाइजेशन होगी तो वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार के अराउंड ही होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये वाइट ड्वार्फ स्टार्स धीरे धीरे फेड होने लगेंगे और ये भी मर जाएंगे। इनके बचे कॉर्प्स ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स होंगे जो कोई भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स एक डार्क और बहुत ही ज्यादा डेंस बॉल होगी। ये हमारे सन जैसे स्टार्स से मिलियन टाइम्स ज्यादा डेंस होंगे और साइज में हमारी अर्थ से भी छोटे होंगे। स्टार्स को इस एज तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। यूनिवर्स में अभी तक हमें कोई भी स्टार ऐसा नहीं मिला है जो ब्लैक ड्वार्फ स्टार हो। यूनिवर्स में मौजूद बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज धीरे धीरे फेड हो जाएंगी और बचे हुए प्लैनेट्स एम्प्टी डीप स्पेस के फ्रीजिंग टेम्परेचर में फ्रीज हो जाएंगे। अगर इस हालत में भी कोई भी सिविलाइजेशन प्लैनेट्स की बाउंड्री से दूर सरवाइव करती है तो उनके लिए ब्लैक होल्स की रोटेशनल एनर्जी ही आखिरी रिलायबल सोर्स होगा एनर्जी का। और इस वक्त तक यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जहां दूसरी गैलेक्सी से आ रही लाइट्स को डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे जैसे हम टाइम में और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक अजीब थियरी है जो ये बताती है कि धीरे धीरे प्रोटॉन्स खुद को खत्म करने लगेंगे, जिसे प्रोटॉन डी के कहते हैं। ये अभी तक प्रूव नहीं है, लेकिन ये थियरी जरूर है। अगर ये थियरी सच हुई तो उस वक्त तक यूनिवर्स में किसी भी तरह का मैटर नहीं बचेगा। प्रोटॉन डीके की वजह से हर चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पर ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स की डेथ होगी जो अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़कर जाएंगे। सारा मैटर जो एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार के अंदर क्रश्ड होगा वो सब कुछ डिसअपीयर हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है ब्लैक होल्स। इस पूरे यूनिवर्स में कोई प्लैनेट्स नहीं होंगे, कोई स्टार्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक होल्स होंगे। अगर हम इस यूनिवर्स के पैदा होने से इसके एंड तक देखें तो यहाँ पर लाइफ जिसे हम जानते हैं
वो यूनिवर्स के टाइम स्केल में सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जिंदा हुई है, जितने टाइम में हम अपनी आंखों की पलकें झपकाते हैं, बल्कि इससे भी बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। ब्लैक होल्स एक कमाल की चीज है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और उसके अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक होल्स चक्कर लगा रहे होते हैं, और ये ब्लैक होल्स एक दूसरे को खाकर और बड़े हो जाते हैं। अभी हमें हमारे सन से बिलियंस ऑफ टाइम्स मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में पता है, और जब ये यूनिवर्स अपने एंड पर होगा, जो कि 1000 ट्रिलियन 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 ईयर्स बाद, यहाँ पर ब्लैक होल्स का साइज इनॉर्मस हो जाएगा, जो कि पॉसिबली हमारे सन से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा बड़े होंगे। और जब एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के साथ मर्ज होगा, तो स्पेस में एक कमाल की पावरफुल ग्रेविटी वेव्स रेजोनेट करेगा। ये पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस को स्क्वीज करेगी, स्पेस को बेंड करेगी, और जब ये मर्ज होंगे तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल जनरेट होगी। इमेजिन करो एक छोटा ब्लैक होल एक बड़े ब्लैक होल के अंदर गिर रहा है। जैसे जैसे ये नजदीक जाता रहेगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। साइंटिस्ट हमेशा से सोचते थे कि ये ब्लैक होल्स इमॉर्टल हैं, लेकिन वो गलत है। ये ब्लैक होल्स भी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन ये टाइम अनइमेजिनेबल है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर से भी ज्यादा हो सकती है। इस चीज को ढंग से समझाता है हॉकिंग रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस वर्चुअल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स से भरा हुआ है, जो कि कॉन्स्टेंटली एक पैर्स में पैदा होते रहते हैं, और एक टाइम पर वो अलग हो जाते हैं और दोबारा आकर जुड़ जाते हैं, फिर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिसे पार्टिकल एनाहिलेशन कहते हैं। और यही प्रोसेस बार बार लगातार होती रहती है। लेकिन एक ब्लैक होल की प्रेजेंस में एक वर्चुअल पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और वो अपने दूसरे मेंबर को अकेला छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एनाहिलेट नहीं कर पाएंगे। ऊपर का बचा हुआ पार्टिकल स्पेस में चला जाता है, और जो बचा हुआ पार्टिकल अंदर गया है वो एक रेडिएशन की तरह बाहर आता है, जिसे ब्लैक होल एमिट करता है। और यही बात प्रूव करती है कि ब्लैक होल्स इटर्नल नहीं होते। इनके अंदर से निकलता हुआ ये रेडिएशन ये बताता है कि ये टाइम के साथ इवेपोरेट होते रहेंगे, जब तक कि ये एक जाइगेंटिक एक्सप्लोजन के साथ खत्म ना हो जाए। क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल और रेडिएशन को अलाउ करती है यूनिवर्स के अल्टीमेट प्रेजेंस से निकलने को, यानी एक ब्लैक होल से। ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी ये एक दिन इवेपोरेट हो जाएंगे, और जब ये मरेंगे तो इस डार्क यूनिवर्स में 1 by 1 लाइट्स अपीयर होंगे। यहाँ पर सारे ब्लैक होल्स खत्म हो जाएंगे, तब भी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा। इसके एक्सपैंड होने के पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स है, जिसे अब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। बहुत सारे फिलोसोफर एक सवाल पूछते हैं कि ये वर्ल्ड आग में जलकर खत्म होगा या आइस में जमकर। आज हम इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अभी तक के सबसे लेटेस्ट एविडेंस हमें यूनिवर्स के बारे में बताते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल। और इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स आइस में जमकर मरेगा, और आज से ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। जहाँ स्पेस के हर क्यूबिक सेंटीमीटर में एनर्जी रहती है, हमें वो स्पेस खाली दिखता है। वहां पर कोई भी तरह का मैटर नहीं रहता, वहां कोई भी तरह के पार्टिकल्स नहीं रहते, फिर भी वहां पर एनर्जी होती है। और यही एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन यूनिवर्स को पुश करती है, यूनिवर्स को स्पीड अप करती है। और ये वियर्ड स्टफ जो यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रहा है, उसे हमने नाम दिया डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी ही पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। इस यूनिवर्स का 3/4 हिस्सा डार्क एनर्जी है,
और हम इसे अभी तक नहीं समझ पाए कि ये क्या है। तो फिर क्या होगा हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर? अगर डार्क एनर्जी जैसे अभी यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है वैसे करती रही तो ये यूनिवर्स फॉरएवर हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रहेगा। इसका एक्सपेंशन टाइम के साथ तेज और तेज और तेज और तेज होता रहेगा और यही है हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर। लेकिन यहाँ फ्यूचर बदल सकता है अगर हमने डार्क एनर्जी को अंडरस्टैंड कर लिया। तब हो सकता है कि हम अपने ओरिजिन के बारे में भी समझ पाएं। हम समझ पाएं कि बिग बैंग से पहले आखिर क्या था। इसीलिए हमें डार्क एनर्जी को ढंग से स्टडी करना होगा। अगर हमने डार्क एनर्जी के ट्रू नेचर को समझ लिया तो हमारा हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा।